वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग का जो कॉमन पेपर होगा जो 40 नंबर का 120 नंबर में जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होगा उसके मैं आज टेस्ट सीरीज नंबर 13 जो है करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग का जो है 9th-10th का जो है ऑलरेडी एमसीक्यू चल रहा है एससीईआरटी से, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग का 10th का जो है कंप्लीट हिस्ट्री का एमसीक्यू करवा चुका हूँ। साथ ही साथ आप लोग का 10th का पॉलिटी भी खत्म हो चुका है और 1 से 2 दिन में आपका 9th क्लास का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। मैं 9th क्लास का ज्योग्राफी इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि 9th का ज्योग्राफी थोड़ा लंबा है। साथ ही साथ आप लोग का इकोनॉमिक्स 10th का जो है 3 चैप्टर हो चुका है। इसके साथ आप लोग का चाहे बायोलॉजी भी स्टार्ट है, बहुत जल्दी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मेरे जितने भी साथी हैं, आप लोग 6 क्लास का ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का थ्योरी जो है कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ। और भी सब्जेक्ट आप लोग को करवाया जाएगा। बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके संख्या बल में जुड़िए और सपोर्ट कीजिए, उतना मैं आप लोग के लिए अपने तहे दिल से जो है कंटेंट लेकर आऊँगा। हालांकि मेरे पास भी बहुत समय का अभाव होता है साथियों, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए हर वीडियो लेकर आ रहा हूँ किसी भी तरीके से दिक्कत बना के, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम फिक्स है, एग्ज़ाम हो जाएगा। और एक बार आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा तो किसी का लाइफ सेटल हो जाए तो ज़िंदगी में इससे बड़ी बात कोई बात नहीं होती है। तो बस आप लोग का क्या है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए वीडियो को। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आप लोगों का कुछ नुकसान वगैरह तो है नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 13 का। आपको पता ही होगा मैं पहले जीके पार्ट करवाता हूँ, फिर लास्ट में मैथ्स करवाता हूँ। तो 8 नंबर क्वेश्चन से जो जीके स्टार्ट होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। कह रहा है कि महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का जो है बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र से, ठीक है। आर्यभट्ट जो था गणितज्ञ के साथ साथ एक ज्योतिषी भी था, एक एस्ट्रोलॉजर भी था, ठीक है। और उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसका जो 2 पुस्तक को ध्यान रखिएगा, एक उन्होंने लिखा सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है, सूर्य सिद्धांतिका या आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतिका या आर्यभट्टियम जो उनकी पुस्तक का नाम है। वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक रत्न वो भी थे। कौन? तो आर्यभट्ट थे। और दशमलव एवं शून्य की खोज जो है करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसको? तो आर्यभट्ट को जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि पटना युवक संघ जो है किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित है। तो आपको पता होना चाहिए, क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर कितना है। तो आपको पता होना चाहिए 27.7 है। और जो 2001 से लेकर 2011 के बीच जो आपका जनसंख्या का वृद्धि दर कितना रहा है, तो 17.7% रहा है पूरे देश का। जबकि बिहार का अकेला वृद्धि दर कितना रहा, तो 25.4%। इस बात को ध्यान रखिएगा। दशकीय वृद्धि पूछा जाए तो पूरे देश का 17.7% है पूरे देश का, ठीक है। पूरे देश का कितना, 17.7% जनसंख्या में, और अकेला बिहार का कितना है, तो 25.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जमींदार लोग किसका सहायता दिए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें आपका हथुआ हो जाता है, गोपालगंज का जो हथुआ नरेश है, पंडौल, बेतिया, सब किसको किए थे, तो ये जो जमींदार थे किसको सहायता किए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कुल मिला के इनडायरेक्टली अंग्रेज को सपोर्ट किए थे। चलिए आगे कह रहा है कि 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रतन टाटा जी को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनको जो है पद्म भूषण जो है आपको 2000 में मिल चुका है, 2008 में जो पद्म विभूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा, ठीक है, जो भारत में शरण लिया हुआ है। आपको पता ही होगा इनके बारे में, ठीक है, चाइना के डर से भागे हुआ है, तिब्बत का आदमी। आगे करा कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, शिव शंकरी को।
2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को। और ध्यान रखिएगा 2021 में था, तो ये रामदरस मिश्रा जी थे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च। देखिए अचार जब बनाते हैं तो आपको पता है नमक डालते ही हैं, सोडियम मेटाबाइस सल्फाइड भी उसका यूज किया जाता है परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक का मतलब होता है जो अचार को खराब होने से बचा के रखे। तो आप देखते हुएगा जब आपके घर में आपकी माँ या बहन जो बनाती होगी अचार, तो देखते हुएगा कि अक्सर तेल का यूज करती है, ठीक है। उसके बाद जो है नमक का यूज होता है उसमें, तो तेल देखिएगा लबालब ऊपर तक भरा रहता है, जो कि खराब होने से, बैक्टीरिया लगने से बचाता है। साथ ही साथ नमक भी, उसमें क्या होता है बैक्टीरिया पनप नहीं पाता, ठीक है। इसी तरह से सोडियम बेंजोएट का भी यूज होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी यूज होता है। थोड़ा ये लोग हाई स्टैंडर्ड लेवल का जो बनाते हैं ना, जो बिकता है कंपनी वगैरह में, वो सब है। चलिए नमक वगैरह तो आपको पता ही होगा जनरली। आगे कह रहा है कि पौधों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें एक नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा जो है आपका किसका है? तो जंतु जो संघ है उसका एक पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पौधे का नहीं है। आर्थ्रोपोडा जो है मतलब समझिए कि जंतु संघ में सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है। चलिए ले लिए हम। कह रहा है कि जिसकी शक्ति जो अज्ञात है, ठीक है, पावर अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति जो है अधिक होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हमेशा उत्तल लेंस का क्या होता है, शक्ति जो है, क्षमता ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता जो है प्लस डायोप्टर में होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता माइनस डायोप्टर होता है। आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, तो हमेशा वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और यही कारण है कि जो क्या होता है, शक्ति क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। आगे करा कि मगरमच्छों के दिल में होते हैं, देखिए मगरमच्छ के पास कितना दिल होता है? तो ये हो जाता है आपका 4 प्रकोष्ठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसान के पास भी कितना होता है? 4 होता है, ठीक है, 4 कोष्ठीय दिल होता है। कुछ कुछ डाटा बोल देता हूँ, आपको ध्यान रख लीजिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे सांप जो होता है, सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग का मतलब होता है जो रेंग के चलता है, जो, ठीक है, प्राणी, जो जंतु, तो उसके पास तो जो है कितना होता है? तो 3 कक्षा वाला दिल होता है। देखिए इंसान के पास कितना है? 4 कक्षा वाला। मगरमच्छ के पास 4 कक्षा वाला दिल है, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ के पास देखिए सरीसृप वर्ग में ही एक मगरमच्छ जो है वो एक्सेप्शन हो जाता है, 4 कोष्ठीय दिल होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है फिटकरी का अनुसूत्र क्या है? देखिए अनुसूत्र तो आपको रटा होना ही चाहिए, इसमें ध्यान रखिएगा। पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है और 24H2O। आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो है वाटर के कितने हैं? तो 24 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 24 अणु होता है, ठीक है। 24 जो है टाइम्स वाटर होता है, बस ये जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। बाकी पोटेशियम का सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम का सल्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनाफिलीज जो है मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो इसका पता होना चाहिए आपको, एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया और फाइलेरिया दोनों जो होता है इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दे रहा हूँ, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपके शरीर के अंदर का बात आ जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप यहाँ गलती कीजिएगा। अगर आपके शरीर का बात है तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, कितना? 65%। और आपका जो है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना? तो 18% है। हाइड्रोजन 10% है। नाइट्रोजन जो है आपका लगभग 3.5% के करीब चौथे नंबर पर आता है। वही आपका वायुमंडल का बात है तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या है? तो नाइट्रोजन है 78% और 21% ऑक्सीजन है। वहाँ जो है ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब शरीर के अंदर बात है तो नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन पहले नंबर पर, नाइट्रोजन चौथे नंबर पर। साथ ही साथ अगर आपको पृथ्वी के भू प्रपटी में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है? तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाएगा पृथ्वी के भू प्रपटी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। 3-4 का क्रम याद रखें, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, ठीक है। अगर आपके शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में पूछा जाए, वातावरण में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व? तो नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन है। चलिए आगे करा कि भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है सांसद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, मतलब अंग्रेज का प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाल्मस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और ये बहुत पूछा जाता है भाई, इसको तो रट ही लीजिएगा। तो क्या थे, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और इसमें कमेटी में 7 सदस्य थे, उसका नाम याद रखिएगा, मोटा मोटी मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए टाइटल याद रखिए, एक तो अम्बेडकर साहब थे, दूसरा आयंगर थे, एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मुंशी थे, सादुल्ला थे, माधवराव थे और कृष्ण मचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो है त्रिसोपान प्रणाली का जो है प्राथमिक भाग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक भाग क्या है, तो ग्राम पंचायत है, ठीक है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत हो जाता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत होता है, प्रखंड लेवल पर जो हो जाता है आपका क्या होता है, तो वही आपका होता है पंचायत समिति वगैरह होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाता है। आगे कह रहा है कि रॉकी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में किस बात पर जोर दिया गया है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, एकदम डिट्टो याद कर लीजिएगा, 1928 में आया था, ठीक है। 27 में जो है उसका जो है गठन हुआ था और 28 में जो है भारत में आ गया था। किसके लिए आया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 1919 का जो अधिनियम बना था उसके जो है समीक्षा के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि भारत में जो है वरीयता का सही क्रम चुने, ठीक है, पोस्ट का, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे टॉप लेवल पे राष्ट्रपति जी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर तीसरे नंबर पे जो पोजीशन होता है प्रधानमंत्री जी का होता है, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल का, ठीक है, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम डिट्टो याद रखिएगा, इसमें ऊपर नीचे में थोड़ा भी गड़बड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में वित्त जो है विधेयक प्रथम भाग किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। देखिए वित्त विभाग में जो वित्त विधेयक का जो प्रथम भाग होता है उसको राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अनुमोदित पेश करते हैं, और जो उसका शेष 2 भाग जो होता है उसको जो है बहुमत के आधार पर जो है पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर है, ठीक है, उसी की तरह होता है लेकिन इसमें अंतर है। वित्त विधेयक का जो वर्णन है अनुच्छेद 117 में है, किसमें है, तो अनुच्छेद 117 में, ध्यान रखिएगा वित्त विधेयक का, जबकि धन विधेयक किसमें, तो 110 में है, ठीक है, धन किसमें, तो 110 में। और ये जो है राष्ट्रपति की अध्यक्षता, सॉरी दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर द्वारा जो है इसको पास किया जाता है, केवल लोकसभा में भी पास कर दिया जाएगा तो भी काम चल जाता है। चलिए आगे करा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक तो महाभियोग लगने पर, और दूसरा क्या होगा प्रधानमंत्री की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक तो महाभियोग लाने पर, दूसरा प्रधानमंत्री के निधन होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है, तो कौन सा हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा, इसी कारण से इसके आसपास क्षेत्र में बाढ़ आता है। आगे कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाबरू लघु अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने बौद्धों को जो है प्रोत्साहन दिया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, तो अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क सब ने दिया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो एकदम डिट्टो याद रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार जो दिया गया है आपका अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 के बीच में, ठीक है, 36 से 51 के बीच में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरिंग जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि आंसर इसमें जो है आपका ये बताया बी होगा, क्यों होगा इसका मैं रीजन बता देता हूँ। अमेरिका में देखिए अलास्का जो है जो बेरिंग जल संधि होता है, अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है, ठीक है।
चलिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधे। जिसमें जान होता है ना उसको जैव, जैव चीज दिख जाए इसका मतलब समझिए कि जान वाला बात हो रहा है, प्राण वाला। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक जो है कालिख या सूट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट कणमय पदार्थ। इसको जो है पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएम के नाम से लिखा रहेगा आपको, पीएम दिया रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, तो साथ ही ये था आपका जो है जीके पोर्शन। अब चलिए आते हैं मैथ्स की ओर। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका एक हमारा उत्साह बढ़ता है। क्वेश्चन जो है आपका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173.2 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की परिमाप क्या होगी। देखिए आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है इसका। ठीक है, ये होता है तीनों भुजा आपका बराबर होगा और तीनों कोण भी बराबर होगा। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इतना चल गया, ये तो मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए दिया हूँ, उसका कोई यूज नहीं। इसमें क्या है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा मतलब जो भी एक साइड त्रिभुज का है उसका कितना है, उसके बाद 173.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, तो 173.2 गुने, देखिए इसको हम हटा देते हैं, ये वाला भाग, ये इसको हम उधर कर देते हैं। ठीक है, इसको पलट के उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के क्या हो जाता है हमारे पास, तो भुजा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, था कैलकुलेट करेंगे तो भुजा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आपको पता है, तो ये हो जाएगा आपका 173.2 गुने 4/3। यहाँ से आप भुजा कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 20 सेंटीमीटर। काट कुटा कीजिएगा तो आपका जो है 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भुजा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, परिमाप निकालना, तो परिमाप कितना हो जाएगा बताइए, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 गुने भुजा क्या होगा, इसका परिमिति हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक गोले तथा घन के जो है पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो गोले के आयतन का और घन के आयतन से अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल इसका फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए और उसका आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक है, गोले का जो है आपका पता होना चाहिए क्षेत्रफल कितना होता है पूरे पृष्ठ का, तो होता है आपका 4πr² होता है। ठीक है ना, और इसका जो घन का आयतन होता है कितना, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a² होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए आप, ए को जो है, ए को क्या करना है, आर के टर्म में कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 2πr², ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 2πr² बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, a²। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसको रूट में हम ले आएंगे। ठीक है, ये ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में ही 2π रहेगा, 2π बटे 3 आपका रूट में रहेगा, आर बाहर निकल जाएगा क्योंकि r²। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकाल लिए। तो अब कह रहा है कि गोले का आयतन और घन का आयतन निकालना, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। गोले का आयतन क्या होता है आपको, 4/3πr³। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यू आपको पता है कितना निकाले, ये कितना निकाले हैं, तो ये आपको पता है कितना निकाले हैं, तो रूट कितना था बताइए, √2/3π, यही था ना, आर था, इसका क्यू कर दीजिए। ठीक है ना, क्यू कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका जो है, इसको हटा देता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 2/3 का जो है क्या हो जाएगा आपका, पाई के पावर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, और आर क्या क्यू हो जाएगा। देखिए इसको हटाइएगा तो कितना 1/2 आ जाएगा, और उसका पावर 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 ये हो जाएगा। ठीक है ना, 3/2 हो जाएगा, सॉरी 2/3 वहाँ पर लिखा गया तो 3/2 हो जाएगा। जब कट कुटा कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √6 बटे √π आ जाएगा। कुल मिला के क्या करना, देखिए संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल को बराबर करके ए और आर में रिलेशन कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद जो आपको फार्मूला पता है, गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3πr³ होता है। गोला क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, और घन का आयतन एक ही होता है। उसको कोई एक टर्म कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद अनुपात निकाल लीजिए। चलिए आगे कह रहा है कि
ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होता है 110 है, और ए प्लस बी बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसको मैं एक बार और जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ध्यान से देख लीजिए, याद हुई हो जाना चाहिए, ए प्लस बी, ठीक है ना, इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। देखिए ए प्लस बी हमको पता है कितना दिया गया, और ये एक ए क्यू प्लस बी क्यू पता है। देखिए अब हम इसको क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ए प्लस बी, यही है सेम चीज़ यहाँ लिख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस ए बी जो है आपका ऑलरेडी पहले से है। तो कुल मिला के क्या आ गया आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस ए बी में कितना माइनस 3ab आ गया, समझ में आया। तो हमको यही वैल्यू निकालना है, ये पूरे का वैल्यू निकालना है, यही पूरे वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो हमको ये क्यू प्लस बी क्यू कितना दिया है 110 दिया है, चलिए, और ये प्लस बी कितना दिया है 5 दिया है, तो इसको इधर ले आइए, ये इसका वैल्यू आ गया, ये जो आपका चीज़ है इसी का वैल्यू निकालना है, तो कितना 22 मरतबे में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यामिति का क्वेश्चन है, करा कि जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया गया जिसमें आपको क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, क्या कि ज्यामिति के क्वेश्चन में अक्सर जो है फिगर बनाने में दिक्कत होता है। ये आपका जो हो गया त्रिभुज ए बी और सी हो गया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में करा कि कोण एक क्या है, तो कोण एक समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ए सी और बी सी की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ए सी हो गया आपका 6 और क्या हो गया, उसके बाद कह रहा है बी सी कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बिंदु डी जो है ए बी पे इस प्रकार है, बिंदु डी मान के चलिए कहीं ए बी पे इस प्रकार है, ठीक है, कि बी डी क्या है, बी डी जो है आपको बोला गया है, बी डी कितना है, तो ये 4 है, ठीक है। तो सी डी की लंबाई पूछ रहा है, सी डी का मतलब कह रहा है कि इसका जो है लंबाई आप बता दीजिए भाई साहब, ये कितना होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, इसको बस एक बार देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी सी में आइए, त्रिभुज ए बी सी में आइएगा, तो आपको पता है कि ये कोण समकोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 10 भुजा है, क्या है, कर्ण 10 है, लंब 6 है, तो आधार कितना निकल जाएगा आपको पता है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। 8 में आपको पता है ये इतना जो है दे दिया गया, ये पूरा कितना 4 दे दिया गया, टोटल हमको पता है कि टोटल कितना 8 है, तो ये वाला कितना निकल जाएगा, ये वाला 4 निकलेगा, ये आपका कितना हो गया 4। अरे ए डी समझ में आया, ए डी 4 हो गया, ठीक है ना, ए डी जो हो गया आपका, ए डी जो कितना आ गया 4 हो गया, क्योंकि टोटल ए बी जो है आपका कितना निकला है 8, 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 36 कीजिएगा तो 64 आएगा, उसको बाहर निकालिएगा तो 8 आ जाएगा। टोटल ए बी 8 है, डी बी 4 है, तो ए डी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए डी कितना निकाल लिए हम 4 निकाल लिए। अब आइए हमको निकालना क्या है, तो सी डी का वैल्यू निकालना है। सी डी का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ए, देखिए त्रिभुज ए डी सी में, चाहे ए सी डी में, देखिए आइए किस में, त्रिभुज ए सी डी में, ये भी क्या एक तरह से समकोण त्रिभुज ही है, जिसमें क्या दिया गया है, एक ये 4 दिया गया है, ए डी कितना है 4 दिया गया है, और ए सी कितना गया 6 दिया गया, तो ये क्या है आपको कर्ण निकालना है, तो क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट जो है एक 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या 16, तो 52 हो जाएगा, रूट 52 कितना हो जाता है, तो रूट 52 आपको क्या हो जाता है आपको पता होना चाहिए 2√13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतें जो है 4:5 के अनुपात में, ठीक है, यदि पहले की कीमत जो में x% की वृद्धि हुई है, ठीक है, पहले की कीमत में क्या होगा x% की वृद्धि हो रहा है, और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो ए और बी की जो नई कीमत का अनुपात है 10:7 हो जाता है, तो x का मान बताइए। देखिए इसको सिंपल कैसे बनाना है, देखिए हम मान लेते हैं पहला का, देखिए दो वस्तु का कीमत है 4:5 है, तो इसको हम 400 मान लिए, पहला का कीमत है, दूसरे का 500 मान लिए, ठीक है। चलिए कह रहा है कि इसमें जो x% की वृद्धि कर देते हैं, पहला में x% की वृद्धि कर देते हैं, चलिए, और दूसरा में कह रहा है कि 30% को जो है कम ही कर दीजिए। अब क्या करा कि नया अनुपात जो है 10:7 हो जाएगा, तो हम इसमें 30% का कम ही कर दिया, मतलब कितना हो गया 100 रुपये में 30 रुपया कम कर रहा था, 500 मोड़ कटाई मारिए तो 150 कम हो जाएगा, कुल मिला के कितना बच जाएगा, ये 350 बच जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करा कि 400 में x% जो है जोड़ना है, तो 400 प्लस कितना हो जाएगा बताइए,
400 में जो है आपका x प्रतिशत, देखिए 100 में x बढ़ रहा है, इसका मतलब 400 में कितना बढ़ेगा, तो 4x बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका अनुपात कितना है, तो 10:7 है। देखिए 400 + 4x, अब बटे कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 30%, 350, इसका अनुपात कितना है, तो 10:7 है। ठीक है, अब इसको क्या है, समीकरण निकालिए, इसका सॉल्व कीजिएगा तो निकाल लीजिएगा आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से, तो 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने रुपया 2500 में 25 वस्तुएं बेची। चलिए 2500 में 25 वस्तुएं बेचा और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची, इसका मतलब है एक वस्तु का कितना हो जाएगा, एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपको पता है, 100 रुपया हो जाएगा। देखिए बाकी कह रहा है 10% की हानि होती है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ये हो जाएगा आपका 1000 बटे आपका हो जाएगा 9। कैलकुलेट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 10% का हानि है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना है। ठीक है, 20% का लाभ कमाना है, तो जो भी लाभ होगा एक के सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% लाभ कमाने के लिए, तो आपको पता है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य पे जो भी लाभ होगा। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए तो किसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना 120 हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो गया 100, जबकि ओरिजिनल में कितना है, तो 1000 बटे जो है 9 है। इसको काट कुटा कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एक का सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 1200 बटे जो है 9 आ जाएगा। ठीक है, एक का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1200 बटे 9। कह रहा है कि जबकि उसको 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं जो है बेचनी चाहिए, तो 2400 रुपये में कितना हो जाएगा, तो 2400 रुपये में एक का जो है सेलिंग प्राइस इतना है, तो ये हो जाएगा आपका 1200 गुने 9 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24 मतलब 2 नंबर 18 जो है हो जाएगा वस्तु। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपये में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उससे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है बताइए। देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना 18% का छूट देना है। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, 18% से स्टार्ट कीजिए, 18 बटे 100 हो जाएगा, 9 दूना 18, 50 दूना 100। देखिए अब यहाँ से टेकल करना है कैसे, अंकित मूल्य अगर 50 रुपया हो, ठीक है, और 9 रुपया का छूट दे देता है। ठीक है, तो जो कितना हो जाएगा, तो छूट दे के कह रहा है कि उसका मतलब अंकित मूल्य 50 रुपया हुआ, छूट 9 रुपया हुआ, तो मतलब कितना में दिया होगा, 41 रुपया में दिया होगा, तो 41 यूनिट जो है, ठीक है, 41 यूनिट का कितना होगा 492 रुपया हो गया। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 492, 41 यूनिट ही ना 492 दिया गया है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो 492 बटे 41 यूनिट अगर आपका जो है आपका सेलिंग प्राइस कितना 492 है, तो एक यूनिट पे 492 बटे 41, अंकित मूल्य कितना है 50 है, तो 50 यूनिट में निकालेंगे, 50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो आपका निकल कर आएगा, बताइए कितना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा जो है 600 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 50 का मान कितना हो गया, 50 यूनिट का मान 600 रुपया आ गया, मतलब 600 रुपया जो है आपका अंकित मूल्य है। अब कह रहा है कि जो है लागत पे उससे जो है मूल्य पर जो है 20% का लाभ होता है, तो क्या हो जाएगा उसका। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपको दिखा रहा है, कह रहा है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होता, नहीं छूट दिया होता, ठीक है, अंकित मूल्य 600 रुपये का 600 रुपया रहा था, 18% छूट दिया था तब ना 492 में दिया था, अगर उसमें कोई नहीं दिया होता तो मतलब अंकित मूल्य 600 रुपया पे कोई छूट नहीं था ना। चलिए, तो कह रहा है कि तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि 600 रुपया बेचता तो कितना 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो इसका मतलब है देखिए, इसका मतलब है कि 120 जो है ये हो जाएगा आपका 100 बटे 120 कर दीजिए, समझना आप समझ जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि लागत जो उसका 500 रुपया था, देखिए होता क्या है कि जो कंपनी में बना था जो सामान, तो लागत कितना था 500 रुपया था, उस पर छापा कितना था, प्रिंट किया था 600 रुपया, 18% छूट देकर 492 रुपये बेच दिया, वही पूरा कहानी है। वही करा कि लागत जो है 500 रुपया है, 20% लाभ कमाने के लिए वो 600 रुपये में जो है उसका अंकित मूल्य था, उसी बिना जो है
छूट के दिया था, ठीक है। और 18% जब छूट दिया था किस पे, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य कितना था तो उस पर 600 रुपये था, तो 600 रुपये में 18 रुपया देके 492, कुल मिला के घुमा फिरा के क्वेश्चन जो वहीं पर पहुँच रहा है, समझ ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लागत मूल्य, अंकित मूल्य कितना 600 रुपये निकाल के बता ही चुके हैं। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13, बनाइए और जितने भी साथी है सबको शेयर कीजिए तथा लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।